आज की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे रघुवीर सहाय की कविताओं पर। बल्कि ऐसे समझें कि आज हम रघुवीर सहाय की दो कविताओं को पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे, उनकी गहराई को समझेंगे, उनके कथ्य और शिल्प को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रघुवीर सहाय अपनी इन कविताओं में क्या कहना चाहते हैं। आखिर वो क्या बात है जो रघुवीर सहाय को स्वतंत्रता के बाद की हिंदी कविता का शिखर कवि बनाती है। यदि स्वतंत्रता के बाद की हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवियों पर विचार करें तो अज्ञेय, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह ये बड़े कवि हैं। श्रीकांत वर्मा, इनके बिना समकालीन हिंदी कविता पर, आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। तो आज हम रघुवीर सहाय की कविताओं पर बात करेंगे। रघुवीर सहाय के बारे में आप सब जानते हैं, आपने उनके बारे में विस्तार से पढ़ रखा है, उनके काव्य वैशिष्ट्य को भी जानते हैं। रघुवीर सहाय द्वितीय शतक के कवि के रूप में हिंदी जगत के सामने आए और जब उनकी कविताएं पहली बार प्रकाश में आईं, अज्ञेय लेकर आए उनको प्रकाश में, तब से लेकर उनकी मृत्यु तक लगातार जो उनकी काव्य यात्रा रही उसने हिंदी कविता को समृद्ध किया, संपन्न किया, अग्रगामी बनाया। विचारों से लोहियावादी थे रघुवीर सहाय, समाजवादी थे रघुवीर सहाय। एक ऐसे समाज की संकल्पना एक कवि के रूप में उनके मन में थी जहां किसी प्रकार का शोषण न हो, जहां कोई इस प्रकार की शासन व्यवस्था न हो कि कोई शासित रहे और कोई शासक बन जाए। जाहिर है कि एक ऐसी कल्पना रहे जिसमें नागरिक समाज का सम्मान रहे, सब लोग बराबरी के स्तर पर रहें, सबका बराबरी का भाव बना रहे। इस तरह की संकल्पना कवि के रूप में रघुवीर सहाय के मन में थी। उनकी कविताओं में भी यह परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। उनकी कई प्रसिद्ध कविताएं जो आपातकाल के आसपास आईं, बार बार उद्धृत की जाती हैं। एक तरह से आप देखेंगे रघुवीर सहाय की कविताओं में तो एक ऐसा चिंतन दिखाई देगा, इस प्रकार की विचार प्रक्रिया दिखाई देगी आपको कि आपको लगेगा कि लगातार सत्ता का प्रत्याख्यान करते हैं वो, लगातार सत्ता का एक विपक्ष रचने की कोशिश करते हैं वो। और कोई भी जनपक्षधर कवि, कोई भी ऐसा कवि जो जनता के बारे में सोचता है, जो जनता के लिए लिखता है, जो उन लोगों के बारे में सोचता है जो वंचित हैं, वो इसी प्रकार की विचार प्रक्रिया को सामने रखता है या रखेगा भविष्य में। तो रघुवीर सहाय अपनी कविताओं के साथ हमारे पास आते हैं और एक आलोचनात्मक विवेक पैदा करने की कोशिश करते हैं अपने पाठकों के भीतर। यानी कि रघुवीर सहाय की कविताएं आपको आनंद नहीं देती हैं, बेचैन करती हैं। रघुवीर सहाय कहते भी थे कि जब मैं कविता सुनाकर उठूं तो तालियां न बजें, हाल में सन्नाटा छा जाए। और सन्नाटा कब छाता है? जब आपके भीतर उद्वेलन आता है, जब आपके भीतर विचार चलने लगता है, तब आप ताली बजाने की स्थिति में नहीं रह जाते। तब आप दुनिया बदलने के बारे में सोचने लगते हैं, तब आप सामाजिक परिवर्तनों के बारे में सोचने लगते हैं और तब आपको लगता है कि मनुष्य के रूप में जो आपका जन्म हुआ है वह सिर्फ अपने लिए नहीं हुआ है, वह सिर्फ अपने उत्थान के लिए नहीं हुआ है। एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि हर मनुष्य दूसरे मनुष्य के बारे में सोचे। कविता, एक अच्छी कविता, एक अच्छा कवि बराबर अपनी रचना के माध्यम से, अपने सृजन के माध्यम से अन्य के बारे में सोचना और समझना सिखाता है। उसकी कविता हमारे भीतर यह भाव पैदा करती है कि वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरे के बारे में सोचता है, दूसरे के लिए जीवित रहता है। अपने लिए तो सब जीवित रहते हैं। और यकीन मानिए कि यदि आप दूसरे के बारे में सोचते हैं, उसके भले के बारे में सोचते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका जीवन कष्ट में आए। सामान्य अर्थों का जो कष्ट है उस अर्थ में।
तो रघुवीर सहाय की कविता आपको विचारशील बनाती है, विवेकवान बनाती है, आपके भीतर सोचने समझने की प्रक्रिया को जन्म देती है। यानी कि आप जो तटस्थ बैठे हुए थे, आप जो कुछ सोच नहीं पा रहे थे, जैसे ही रघुवीर सहाय की कविता आपके पास आती है, आप सोचने और समझने लगते हैं। वो आपके भीतर साहस का संचार करती है। कविता का ये जरूरी दायित्व है कि वो साहस का संचार करे अपने पढ़ने वालों के भीतर, अपने श्रोताओं के भीतर। तो आज हम रघुवीर सहाय की जिन कविताओं को समझेंगे, जिन पर विचार करेंगे, उनमें पहली कविता है अंधी पिस्तौल। अब आप कविता के शीर्षक पर ही विचार करके देखिए, अंधी पिस्तौल। सबको मालूम है कि पिस्तौल के पास कोई आंख नहीं होती, पिस्तौल खुद देख नहीं सकती, पिस्तौल खुद कोई समझ नहीं सकती, उसके द्वारा किस पर गोलियां चलीं, कौन मारा जा रहा है, पिस्तौल को कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन जो पिस्तौल चलाता है, जो पिस्तौल रखता है, उसके पास आंख है, उसके पास विवेक है, वह सोच सकता है, समझ सकता है। इसलिए यह कविता प्रकारांतर से उनके बारे में लिखी गई है जो लोग हथियारों को मनुष्य से ऊपर मान लेते हैं, जो लोग मनुष्य को शासित करने के लिए हथियारों की मदद लेते हैं, जो लोग हथियार को मनुष्य के ऊपर पहुंचा देते हैं और एक तरह से पूज्य बना लेते हैं। तो आइए हम कविता पढ़ते हैं, अंधी पिस्तौल। सुरक्षा अधिकारी सेनाधिपति के घूर कर देखते हैं मेरा चेहरा, बहुत दिनों से उन्होंने नहीं देखा है मेरा चेहरा। धीरे धीरे कम होती गई है मेरी और सेनाधिपति की बातचीत, इसलिए मैं सिपाहियों की निगाह में अजनबी हो गया हूँ। ये सिपाही भी कोई दूसरे हैं, पहले जो थे कुछ अदब करते थे, मेरा भी और उनका भी अब जो हैं इतने उजड्ड हैं कि मैं सेनाधिपति के लिए चिंतित हूँ। वे वर्दी नहीं पहने हैं, सिर्फ कमीज पतलून, उसके नीचे वे 100% हिंदुस्तानी हैं। उन्हें वर्दी पहनाई गई होती तो अच्छा रहता। अब जब वे पिस्तौल निकालेंगे कितना अचरज होगा और किस पर दागेंगे, यह तो देखकर और भी ज्यादा। अब आप देखें कि जैसे ही ये कविता आपके पास आती है, जैसे ही आप इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं, आप वही नहीं रह जाते जो कविता पढ़ने से ठीक पहले थे। एकाएक आप में परिवर्तन होने लगता है। कविता की शब्दावली ही आपके भीतर परिवर्तन कर देती है कि कवि किन शब्दों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता है। आप देखें, कविता का पहला हिस्सा देखें। सुरक्षा अधिकारी सेनाधिपति के घूर कर देखते हैं मेरा चेहरा। अब ये सेनाधिपति है कौन? लोकतंत्र में क्या किसी सेनाधिपति की जरूरत होनी चाहिए और क्या अपने लोगों के लिए होनी चाहिए? पहला सवाल तो ये कविता यही पूछती है, आपके सामने रखती है। और सेनाधिपति जो है उसके अपने सुरक्षाधिकारी हैं। आप देखें कि हमने क्या व्यवस्था बना रखी है कि जिन लोगों के ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है उनकी भी सुरक्षा की जा रही है। यानी कि एक पूरा वातावरण जो सृजित हुआ है वो भय का वातावरण है, चारों ओर भय है और भय के बीच सेनाधिपति भी हैं, सेनाधिपति के पहरेदार भी हैं और वे उस आम आदमी को बार बार घूर कर देख रहे हैं जिसे या तो उन्होंने बहुत दिनों से देखा नहीं या जिसे पहली बार देख रहे हैं। प्रकारांतर से ऐसे समझिए कि उनके लिए हर आम आदमी अजनबी है। जो भी इस मुल्क में है, देश में है, वो उनके लिए अजनबी है, अपरिचित है। वो नहीं जानते। जिस देश की सुरक्षा के लिए, जिस समाज की सुरक्षा के लिए वे हैं, वे उनसे अपरिचित हैं। जिन्हें उन्हें गहगह जानना चाहिए, जिन्हें उन्हें पूरी तरह जानना चाहिए, वे उन्हें नहीं जानते। कविता 2 पंक्तियों में ये संकेत करती है। इसीलिए कहा जाता है कि कविता
में शब्द कम होते हैं, बातें अधिक होती हैं, कथ्य अधिक होता है, कवि को कहना अधिक होता है, लेकिन सब कुछ संकेत में होता है। इसलिए कविता को डिकोड करना होता है, कविता को खोलना होता है। कविता जितने शब्द लिखे गए हैं उतने में नहीं होती, वह उसके बाहर समाज में होती है, चिंतन में होती है, आपके अनुभव क्षेत्र में होती है। बहुत सारी चीजों को मिलाकर कविता का भाष्य निर्मित होता है, कविता की व्याख्या संपन्न होती है। और कई बार तो एक समय में लिखी गई कविता दूसरे समय में अलग परिस्थितियों में सार्थक हो जाती है। तो यह कविता जब लिखी गई, बहुत पहले की कविता है ये, लेकिन देखें तो कैसे ये कविता एक तरह से लोकतंत्र की रक्षा की कविता बनना चाहती है कि अगर ये सब चीजें न हों तो लोकतंत्र कितना सुरक्षित होगा। इस आधार पर विचार करें। देखें, बहुत दिनों से उन्होंने देखा नहीं मेरा चेहरा, धीरे धीरे कम हो गई है मेरी और सेनाधिपति की बातचीत, इसलिए मैं सिपाहियों की निगाह में अजनबी हो गया। देखें, कवि कहना चाहता है कि जो शासक वर्ग है उसके और जो जनता है, जो अवाम है, उसके बीच बातचीत जारी रहनी चाहिए, उसके बीच अबोला नहीं होना चाहिए, उसके बीच किसी भी प्रकार के संवाद का क्रमभंग नहीं होना चाहिए। लेकिन यह बार बार होता है, बार बार होता है। सरकार सोचती है जनता के बारे में, लेकिन जनता को नहीं पता है कि सरकार जनता के बारे में सोच रही है। कभी यही याद दिलाना चाहता है कि सेनाधिपति को जिससे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते उससे। जनता जिसका संवाद सीधे सेनाधिपति से होना चाहिए वो धीरे धीरे क्रम टूटता चला जा रहा है। आजादी के बाद जो स्वप्न थे देश को लेकर, समाज को लेकर, कैसे उन चीजों में एक तरह से अलगाव पैदा हुआ है, कैसे दूरी आई है, ये पंक्तियां उस ओर संकेत करती हैं, उस ओर हमें ले जाती हैं। इसको समझने की जरूरत है। आप सिर्फ मोटे तौर पे शब्दों को पढ़ेंगे तो कविता पल्ले नहीं पड़ेगी, हाथ नहीं लगेगी। इसलिए थोड़ा गहराई में उतरें, थोड़ा जाएं गहराई में। रघुवीर सहाय की विशेषता यही है कि रघुवीर सहाय कोई कलात्मक खेल नहीं करते, वो सीधी बात करते हैं। बहुत संश्लिष्ट जो भावबोध होते हैं, बहुत सरल किस्म के दिखने वाले नहीं, जो बहुत संश्लिष्ट भावबोध हैं राजनीति के, समाज के, संस्कृति के, वे उसको अपनी कविता में लेकर आते हैं। और आप देखें कि इस जो राजनीतिक संश्लिष्टता है इस कविता में वो अभिव्यक्त हो रही है, बहुत सामान्य शब्दों में अभिव्यक्त हो रही है, बहुत सहजता के साथ अभिव्यक्त हो रही है। ये सिपाही भी कोई दूसरे हैं, पहले जो थे कुछ अदब करते थे, मेरा भी और उनका भी, अब जो हैं इतने उजड़ हैं कि मैं सेनाधिपति के लिए चिंतित हूं। ये समयों का फर्क है, अंतर आ गया है। कभी शायद याद करना चाहता है कि औपनिवेशिक सत्ता के तुरंत बाद जो लोग सुरक्षा के कार्यों में लगे थे, उन्हें आप पुलिस कह लीजिए, सेना में कह लीजिए, या जिस भी महकमे में लोग काम कर रहे थे, जिस भी क्षेत्रों में काम कर रहे थे, उन सबको आप संकेतित कर सकते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से, भले ही ये बात सिपाहियों के बारे में हो रही हो। तो उन लोगों के पास कुछ जीवन मूल्य थे, जो पहले के लोग थे, समाज को लेकर उनके पास कुछ प्रतिबद्धताएं थीं, वो सोचते थे, इज्जत करते थे। यानी कि ये कविता ये बताने की कोशिश कर रही है कि बहुत तेजी से जीवन मूल्यों का क्षरण हुआ है। अब सब स्वकेंद्रित होता चला जा रहा है, लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में विचार कर रहे हैं, कोई अब दूसरे के बारे में नहीं सोचता। जो कवि की पीड़ा है उसको फिर से सुनिए, फिर से गौर करिए कि ये सिपाही भी कोई दूसरे हैं, पहले जो थे कुछ अदब करते थे, बहुत ज्यादा न सही, इतना तो अदब था कि आपको मनुष्य मानते थे, आपके साथ मनुष्यों जैसा आचरण करते थे, कीट पतंगों जैसा आचरण नहीं करते थे। वरना क्या फर्क रह गया औपनिवेशिक सत्ता में और एक स्वतंत्र देश के नागरिक होने में? औपनिवेशिक सत्ता के सिपाही तो यही करते थे ना कि वो
आपके एकदम खिलाफ चले जाते थे, आप मारकाट मचा देते थे। जलियांवाला बाग जब हुआ तो औपनिवेशिक सत्ता के समय में हुआ, लेकिन ऐसी कोई चीज अगर स्वतंत्र भारत में हो तो उसको कोई कैसे प्रासंगिक ठहरा सकता है। तो आजादी के बाद जो जीवन मूल्य आए थे, जाहिर है कि जो स्वतंत्रता संग्राम से अर्जित किया गया जीवन मूल्य था या किए गए जीवन मूल्य थे, समुच्चय है जीवन मूल्यों का, उन जीवन मूल्यों का अभाव बहुत तेजी से पिछले वर्षों में हुआ है। ये कविता बता रही है अपने लिखे जाने के समय में। लेकिन आप देखेंगे कि ये लगातार ह्रास चलता रहा है। 90 में रघुवीर सहाय का निधन हो जाता है, लेकिन यह जो ह्रास है ये नहीं रुकता, ये जो गिरावट है वो नहीं रुकती। एक अजनबीपन जो समाज में पैदा हुआ, रघुवीर सहाय की ये कविता उसको पकड़ने की कोशिश करती है, बल्कि पकड़ लेती है कहना चाहिए। बहुत सलीके से पकड़ लेती है, बहुत प्रभावशाली ढंग से पकड़ लेती है, चुभने वाले ढंग से पकड़ लेती है। जब आप इस कविता को पढ़ते हैं तो पीड़ित होते हैं कि हम जो एक ही समाज से निकले और एक ही समाज से निकल करके हम एक दूसरे के लिए इस प्रकार अपरिचित हो गए, इतना अलगाव एक ही समाज के भीतर, एक ही राष्ट्र के भीतर, यह कैसे संभव है। तो रघुवीर सहाय की यह कविता एक राजनीतिक बोध भी पैदा करती है अपने पढ़ने वालों के भीतर, अपने पाठकों के भीतर, अपने श्रोताओं के भीतर। आगे हम देखते हैं, कहते हैं अब जो है इतने उजड़ हैं कि मैं सेनाधिपति के लिए चिंतित हूं। आप आजकल के समाज को देखिए, भूल जाइए सिपाहियों को थोड़ी देर के लिए। आप जो एक नई पीढ़ी तैयार हुई है, आप उस पर विचार करिए। आए दिन अखबारों को देखिए, टेलीविजन के समाचारों को सुनिए और आप देखिए कि नई पीढ़ी जिस तरह के हादसे कर रही है, जिस प्रकार की घटनाएं नई पीढ़ी के द्वारा हो रही हैं, यह मूल्यों के गिरावट के नाते ही हुआ है। जिन जीवन मूल्यों को जीव द्रव्य की तरह होना चाहिए था, वे जीवन मूल्य न जाने कहां बिला गए, कहां खो गए। और अब क्या है जीवन मूल्य? अब जीवन मूल्य है घूमना, टहलना, मौज मस्ती और अपने लिए जीना। रघुवीर सहाय की यह कविता इसी पीड़ा के साथ लिखी गई है कि कोई अन्य के लिए क्यों नहीं जीना चाहता है, अन्य के लिए अवकाश क्यों नहीं है सबके जीवन में। यदि हर व्यक्ति के जीवन में अन्य के लिए अवकाश हो तो जाहिर है कि समाज से बहुत सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। तो आप विचार करें, आप देखें जिस तरह से लोग आजकल कार चलाते हैं, जिस तरह से लोग बाइक चलाते हैं, जिस तरह से लोग कुचल के निकल जाते हैं दूसरे को, जिस तरह लोग हत्याएं कर रहे हैं, जिस तरह स्त्रियों के प्रति अपराध बढ़ गए हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये कविता आपको एक प्रसंग के माध्यम से बहुतेरे प्रसंगों से जोड़ देती है, आपको उद्वेलित कर देती है यह कविता। यदि आप नहीं उद्वेलित होंगे तो जाहिर है कि कविता आप तक नहीं पहुंच रही है, पहुंचनी चाहिए। ये वर्दी नहीं पहने हैं, सिर्फ कमीज पतलून, उसके नीचे वे 100% हिंदुस्तानी। एक तरह का व्यंग्य है ये कि जिस भारतीयता को आभूषण की तरह होना चाहिए, जिस भारतीयता को आत्मा की तरह होना चाहिए, वो भारतीयता कहीं खो गई है। भारतीयता है क्या? वही जो मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीयता का सबसे बड़ा मूल्य है अन्य के लिए अवकाश, जो दूसरों के लिए सोचना। वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है वो यही तो है, सबको अपना भाई समझने का, सबको अपनी बहन समझने का, पूरी पृथ्वी को परिवार समझने की अवधारणा, यही भारतीयता है। और इस भारत भूमि पर इस तरह का परिचय, इस तरह शासक और शासित का भावबोध, इस तरह का एक तरह से अपराधीकरण पूरे समाज का, राजनीति का, जो रघुवीर सहाय देख पा रहे थे अपने समय में, ये कितना उचित है? क्या ये होना चाहिए? ये कविता आपसे भी सवाल करती है जो पढ़ रहा है इस कविता को। भले ही इस कविता को लिखे वर्षों बीत गए, भले ही इस कवि को गुजरे वर्षों बीत गए, लेकिन कविता है और हजारों साल रहेगी। और बार बार हर कालखंड में जब जब इस तरह की स्थितियां आएंगी, जब जब इस तरह की समस्याएं आएंगी कि शासक और शासित
के बीच दूरी बनने लगेगी, या एक भावबोध पैदा हो जाएगा कि मैं राजा हूं और ये प्रजा है, मैं शासक हूं और मैं इस पे शासन कर रहा हूं, तब ये कविता प्रासंगिक हो उठेगी। लोकतंत्र में कोई किसी का शासक नहीं होता, लोकतंत्र में कोई किसी की प्रजा नहीं होता। यह एक व्यवस्था है सुचारू रूप से देश को, समाज को चलाने की। लोकतंत्र में शासक बन जाने की जो विडंबना है, रघुवीर सहाय की कविता उस ओर इशारा कर रही है। यहां पर कोई शासक नहीं हो सकता। कविता का यही काम है कि जो चीजें छूट रही हैं, जो चीजें लोगों की समझ में नहीं आ रही हैं, जो चीजें कहीं हाशिए पर या हाशिए से भी कहीं और दूर किनारे कर दी गई हैं, वो उसको खींच कर लाए, उसको पकड़ कर ले आए। रघुवीर सहाय की ये कविता ले आती है। उन्हें वर्दी पहनाई गई होती तो अच्छा रहता, अब जब वे पिस्तौल निकालेंगे कितना अचरज होगा, और किस पर दागेंगे यह देखकर तो और भी ज्यादा। कल्पना कीजिए, औपनिवेशिक समय की जो पुलिस थी, वो जब गोली दागती थी तो अंग्रेजों के दुश्मन पर गोली दागती थी। अंग्रेज भारतीयों को अपना दुश्मन मानते थे। जो लोग स्वाधीनता संग्राम में भारतीय लड़ रहे थे, हमारे महान सपूत प्रातः स्मरणीय, उन सबको अपना दुश्मन मानते थे। उसका एक तर्क था कि वे अपने दुश्मनों पर गोली चला रहे हैं। लेकिन एक लोकतंत्र में जब पुलिस अपनों पर गोली चलाती है, एक लोकतंत्र में जब अपने लोगों का दमन होता है, तो ये क्या सवाल खड़ा करता है। ये कविता उस ओर इशारा करती है कि जब आप देखेंगे कि गोली चलाने वाला और गोली खाने वाला दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो आपकी आत्मा कराह उठेगी। एक ही ये करा कौन रहा है? सत्ता करा रही है। दरअसल मनुष्य के बीच से सत्ता को बेदखल करने की कविता है ये, कि मनुष्यों के बीच प्रेम होना चाहिए, न कि शासन सत्ता होनी चाहिए। ये कविता अंधी पिस्तौल दरअसल ये बताना चाहती है कि लोकतंत्र खुली निगाहों की चीज है, वह बंद निगाहों की चीज नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है चेतना का खुलापन, दृष्टि का खुलापन, जबकि जो सत्ता का चरित्र होता है वह हर चीज पर पट्टी बांधने का चरित्र होता है, हर चीज को विभ्रम में डालने का होता है। यह कविता विभ्रमों से पर्दा हटाती है, विभ्रमों को दूर करती है और आपको बताती है कि दरअसल आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। उस पट्टी को खोलिए और अपने लोगों को पहचानिए, अपने जैसे लोगों को पहचानिए, और यदि कहीं कोई कमी है तो उसे मिलकर दूर करिए, न कि गोलियों से दूर करिए, न कि शासन से दूर करिए, न कि दबाकर कुचल कर दूर करिए। यह कविता लोकतंत्र की रक्षा की कविता है। यह कविता आपके भीतर गहरी भारतीयता को जगाने की कविता है, जिसमें दूसरों का सम्मान सबसे बड़ा है, सर्वोपरि है। आइए अब हम दूसरी कविता पढ़ेंगे रघुवीर सहाय की, पैदल आदमी। अब इस कविता का भी शीर्षक देखिए, पैदल आदमी। कौन होता है पैदल? कहने की जरूरत है, आप सब जानते हैं। जो आम आदमी है, महात्मा गांधी जिसके लिए कहते थे अंतिम व्यक्ति। महात्मा गांधी कहते थे कि जब आप कोई निर्णय लीजिए, चाहे सरकार में बैठकर या अपने जीवन में, तो सोचिए कि आपके इस निर्णय से अंतिम व्यक्ति को, जो समाज का है, उसे क्या फायदा पहुंचेगा। अब हम रघुवीर सहाय की अगली कविता पढ़ेंगे, पैदल आदमी। दो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। पहली कविता अंधी पिस्तौल हमने पढ़ ली, अब ये दूसरी कविता है। आइए पहले कविता का पाठ करते हैं। जब सीमा के इस पार पड़ी थीं लाशें, तब सीमा के उस पार पड़ी थीं लाशें, सिकुड़ी ठिठरी नंगी अनजानी लाशें। वे उधर से इधर आकर मरते थे या इधर से उधर जाकर मरते थे, यह बहस राजधानी में हम करते थे। हम क्या रुख लेंगे यह इस पर निर्भर था, किसका मरने से पहले उनको डर था, भुखमरी के लिए अलग अलग अफसर था। इतने में दोनों प्रधानमंत्री बोले, हम दोनों में इस बरस दोस्ती होले, यह कहकर दोनों ने दरवाजे खोले। परराष्ट्र मंत्रियों ने दो नियम बताए, दो पारपत्र
उसको जो उड़कर आए, दो पारपत्र उसको जो उड़कर जाए। पैदल को हम केवल तब इज्जत देंगे जब देकर के बंदूक उसे भेजेंगे, या घायल से घायल अदलेंगे बदलेंगे। पर कोई भूखा पैदल मत आने दो, पर कोई भूखा पैदल मत आने दो। मिट्टी से मिट्टी को मत मिल जाने दो, वरना दो सरकारों का जाने क्या हो। यह कविता एक तरह से मोटे तौर पर आप दो राष्ट्रों के बीच लगातार चलने वाले विवाद के मद्देनजर पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो अपने राष्ट्र के साथ पड़ोसी राष्ट्र की जो स्थिति है उसके मद्देनजर भी पढ़ सकते हैं। यह कविता एक तरह से कहें तो अंधी पिस्तौल का विस्तार है। यह कविता भी मनुष्यता का विस्तार करने की कोशिश करती है। इस कविता में भी वही जद्दोजहद है कि मनुष्यता का विस्तार कैसे किया जाए, कैसे हम दो राष्ट्रों के बीच प्रेम और भाईचारा पैदा कर सकें, कैसे हम ये कर पाएं कि सरहद नहीं मनुष्य महत्वपूर्ण होते हैं। हम ये कैसे कर पाएं कि आप अपने राष्ट्र में सुखी रहिए, संपन्न रहिए, विकास करिए, हमको हमारे राष्ट्र में सुखी संपन्न रहने दीजिए, हमें अपने राष्ट्र का विकास करने दीजिए। यह कविता आप उनकी ओर से भी पढ़ सकते हैं जो दोनों तरफ से लड़ते हुए मार दिए जाते हैं। आप उनकी ओर से पढ़ सकते हैं जिनको जाहिर है कि राष्ट्र की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है, लेकिन उनको मौत मिल जाती है। राष्ट्र बड़ी चीज है, राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन यह कौन सी मानसिकता है जो दो राष्ट्रों को आपस में लड़ाती रहती है? यह कौन सी मानसिकता है जो दो राष्ट्रों को आमने सामने खड़ा कर देती है? आप कभी विचार करें कि भारत जैसा सहिष्णु राष्ट्र, भारत जैसा उदार राष्ट्र, जिसके युद्ध में कोई निष्ठा नहीं है, जो किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहता। अभी पिछली कविता पढ़ाते हुए मैंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम जिसकी मूल अवधारणा रही हो, उस राष्ट्र के प्रति भी लोग वैमनस्य रखते हैं, उस राष्ट्र के प्रति भी लोग तरह तरह के भावबोध रखते हैं और कई बार उस राष्ट्र को भी युद्ध में झोंक देते हैं। जाहिर है कि जब राष्ट्र की अस्मिता पर कोई बात आएगी तो राष्ट्र को खड़ा होना पड़ेगा। लोग मारे जाएंगे, जो लोग मार दिए जाते हैं, जो लोग शहीद हो जाते हैं, दोनों तरफ शहीद कहे जाएंगे। दरअसल ये कविता उनकी ओर से पढ़ने की जरूरत है और इस रूप में पढ़ने की जरूरत है कि क्यों नहीं हम वह विकास कर पा रहे हैं, क्यों नहीं हम वो राजनीतिक चेतना पैदा कर पा रहे हैं राष्ट्र के स्तर पर, दोनों राष्ट्रों के बीच, कि हम इस तरह के विवादों से बच जाएं। आम आदमी दोनों तरफ परेशान है, आम आदमी दोनों तरफ परेशान है। आम आदमी नहीं चाहता युद्ध, उस पार का भी नहीं चाहता, इस पार का भी नहीं चाहता, हमारी तरफ का तो शासन भी नहीं चाहता युद्ध, लेकिन परिस्थितियां आती हैं, करना पड़ता है। यह कविता एक तरह से युद्ध का प्रत्याख्यान करने वाली कविता है। यह कविता यह बताती है कि इस सृष्टि से, इस पृथ्वी से युद्ध नाम की चीज को समाप्त किया जाना चाहिए। यह दो राष्ट्रों के अस्तित्व का मामला नहीं है। वो कौन सा अस्तित्व है जो युद्ध से सिद्ध होगा? वो कौन सा भाव है जो युद्ध से सिद्ध होगा? प्रेम से सिद्ध होना चाहिए। और अगर प्रेम रहे तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की मदद करेगा। भारत करता रहता है अपने पड़ोसी राष्ट्रों की मदद। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब यह आए कि भारत ने किसी पर आक्रमण किया, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन जब कोई दूसरा आक्रमण करेगा तो जाहिर है कि जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ता है। ऐसी स्थितियां ना आए कि भारत को जवाब देना पड़े या किसी भी राष्ट्र को जवाब देना पड़े। यह कविता ऐसे भावबोध को पैदा करने की कोशिश करती है। आप इसे एक युद्ध विरोधी कविता के रूप में पढ़ सकते हैं, प्रेम की कविता के रूप में इस रूप में पढ़ सकते हैं कि यदि आप युद्ध का भावबोध छोड़ देंगे तो जाहिर है कि प्रेम के पथ पर बढ़ेंगे। याद करें कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक बौद्ध हो गया था।
उसे लगा कि इस मारकाट से क्या हासिल हुआ, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा सा राज, लेकिन किसके पे राज करेगा? लोग तो मार दिए गए, लोग तो बचे नहीं। यानी एक जो मिथ्या संसार हम बना लेते हैं जीतने और हारने का, यह कविता हमें उसके प्रति सचेत करती है, जगाती है। तो रघुवीर सहाय एक चेतस कवि थे, राजनीतिक भावबोध के कवि थे, भारतीयता को उसके वास्तविक अर्थों में प्रकट करने वाले कवि थे। बल्कि कवि को थे नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए हैं। भौतिक रूप से भले ही कवि चला गया हो, अपनी कविताओं के साथ वो हमारे बीच है, हमारे साथ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि रघुवीर सहाय की इन दोनों कविताओं को पढ़ते हुए आप अपने भीतर की मनुष्यता को जागृत करेंगे, आप अपने भीतर के काव्यबोध को जागृत करेंगे, आप इन कविताओं के जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, जो शिल्प प्रयोग किया गया है, उसको भी समझेंगे और यह भी समझेंगे कि अंततः यह पृथ्वी, यह सृष्टि मनुष्यों के लिए है और एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के हित की चिंता करनी चाहिए, न कि उसे किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।